हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। एमपीटेट वर्ग 2 साइंस में मापन की हमारी नेक्स्ट क्लास है और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा। अब आपकी जो ऊर्जा होती है वो कई प्रकार की होती है और ये ऊर्जा कहलाती क्या है। तो इससे पहले हमारी 6 क्लासें हो चुकी हैं मापन की, जिसमें हमने बिल्कुल आपको बेसिक से सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो आप पहले वो क्लासें देख लें, इसके बाद आप ये क्लास देखें, क्योंकि सभी क्लासें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो जो हमने पहले ऊष्मा पढ़ा था, ठीक है, तो ऊष्मा जो हमने पढ़ा था उसमें आपको बताया था कि जो ऊष्मा होती है वो ऊर्जा का ही एक रूप होती है, ठीक है। तो अब ये ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये ऊर्जा वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने जो क्लास नंबर 6 ली थी उसमें कार्य और शक्ति बताया था। तो आपको कार्य, शक्ति और ऊर्जा पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी तो इनकी मात्रा की पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है, कार्य करने की क्षमता क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें तो आज हम देखेंगे ऊर्जा अर्थात एनर्जी, ठीक है। तो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। तो शक्ति और ऊर्जा में इतना ही अंतर है कि यदि कहता है आपसे कि वस्तु में कार्य करने की क्षमता की बात करता है अर्थात कैपेसिटी की, तो वो ऊर्जा कहलाती है। और यदि यहीं पर ये कह दे कि किसी वस्तु में कार्य करने की शक्ति या किसी वस्तु के कार्य करने की शक्ति को क्या कहते हैं, तो उसे दर को क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है और कार्य करने की क्षमता आपकी ऊर्जा कहलाती है। अब ऊर्जा कैसी राशि है, तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। अब अदिश क्या कहलाता है, सदिश क्या कहलाता है, तो ये आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है मापन वाले कि अदिश और सदिश राशियाँ क्या होती हैं। अदिश का मतलब होता है जिसमें केवल दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, ठीक है। तो वो आपकी अदिश राशि कहलाती। तो ऊर्जा एक कैसी राशि है, तो ऊर्जा राशि आपका एक क्वेश्चन अदिश और सदिश राशि से भी पूछा जाता है। आप किसी भी क्वेश्चन को उठा करके पूछ लें कि बल एक कैसी राशि है, या पूछ लेंगे आवृत्ति कैसी राशि है, तो सारी आपको राशियाँ याद रखनी है। अब जो ऊर्जा होती है इसका एसआई मात्रक क्या है, जूल है। तो हमने आपको बताया था ऊष्मा कह दें, ऊर्जा कह दें, या फिर आपसे शक्ति कह दें, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ऊष्मा और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है और कार्य का जो एसआई मात्रक है वो क्या कहलाता है, आपका ऊर्जा कहलाता है। और ऊर्जा को हम किस में मापते हैं, तो कैलोरी में मापते हैं। ये भी आपको बता दिया था एक कैलोरी का मान क्या होता है। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन उठ करके आते हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब जो ऊर्जा है, ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। वैसे तो कई प्रकार होते हैं ऊर्जा के, ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, लेकिन जो हमें यहाँ पर पढ़ना है वो मुख्य रूप से जो ऊर्जा होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा अर्थात पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अभी क्या होती हैं और इन पर जो एग्जाम्पल बनते हैं वो क्या पूछे जाते हैं वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं गतिज ऊर्जा आपकी क्या कहलाती है। तो आइए काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखते हैं। तो पहले हम अपनी भाषा में आपको बता दें कि गतिज ऊर्जा होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती क्या है। ये इंग्लिश नाम भी याद रखना है आपको, क्योंकि इसको जो सूचित करते हैं या जो संकेत इसका होता है वो KE ही होता है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। तो दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि बहता हुआ पानी लकड़ी के बड़े बड़े डंडों से बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते। आपने नाविकों को देखा होगा, जब वो नाव चलाते हैं पानी में तो डंडे का इस्तेमाल करते हैं और अपनी नाव एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो नाव क्या है, गति कर रही है, उसमें ऊर्जा है, तभी तो वो गति कर रही है, ठीक है। तो कैसी ऊर्जा हो गई, ये गतिज ऊर्जा, मतलब चलते हुए भी ऊर्जा वहाँ पर उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट है आंधी तूफान के समय, जब आंधी और तूफान चलता है तो हवा के झोंकों से पेड़ गिर जाते हैं। तो पेड़ गिर रहे हैं आंधी और तूफान जो है चलने से, ठीक है। तथा मकान की छतें भी उड़ जाती हैं, तो ये भी क्या है, गतिज ऊर्जा है। बंदूक से दागी गई गोली लक्ष्य में प्रवेश कर जाती है, ये किसका उदाहरण है, तो गतिज ऊर्जा का है। इन सभी घटनाओं से ज्ञात होता है कि गतिमान वस्तुओं में, चलने वाली वस्तुओं में कार्य करने की क्षमता अर्थात ऊर्जा होती है, और इसे ही हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। आपको समझ आ चुका होगा, मतलब जो चीज़ें चलायमान होती हैं, जो चीज़ें गतिशील होती हैं, उनमें कौन सी ऊर्जा होती है आपकी, तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होती है। अब हम अपनी भाषा में तो हमने डेफिनेशन देख ली, अब थोड़ा सा हम भौतिकी की भाषा में बात करें तो किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि मान के चलें कोई वस्तु है m द्रव्यमान की, ठीक है, तो m द्रव्यमान की कोई वस्तु है
भी वेग से चल रही है, वेग को v से डिनोट करते हैं, ठीक है, वेलोसिटी इसे कहते हैं, से चल रही है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर, ये सूत्र आपको याद रखना है, 1/2 mv², ठीक है। m द्रव्यमान की कोई वस्तु भी वेग से गति कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाती है, 1/2 mv²। अब जो काइनेटिक एनर्जी है, ये सूत्र कहाँ से आया, तो ये निकालने का फॉर्मूला आपको न्यूटन के नियम याद होने चाहिए। न्यूटन का जो द्वितीय नियम होता है, जो संवेग का नियम पर आधारित होता है, और गति का तृतीय नियम, ठीक है। तो कैसे ये निकालते हैं एक बार आपको बताने का प्रयत्न करते हैं, आप समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये सूत्र हम निकालेंगे, ठीक है। तो मान लो m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, तो द्रव्यमान क्या हो गया m, और वह किस वेग से चल रही है, तो v वेग से चल रही है, और उस पर अवरोधी बल, अवरोधी का मतलब कि चल रही है तो उसको रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो अवरोधी बल लगाते हैं F, तो उस पर मंदन, मतलब वो उसकी जो गति है वो मंद हो जाती है, उसे ए से डिनोट करेंगे, क्या, ए से, ठीक है, उत्पन्न हो जाता है। तो क्या कहेंगे कि कोई वस्तु m द्रव्यमान की है और वह v वेग से गतिमान है, तो उस पर अवरोधी F बल लगाने पर उसमें मंदन a उत्पन्न हो जाता है, तो जिससे वस्तु d दूरी तय करके रुक जाती, मतलब मंदन बाद में उत्पन्न हुआ, पहले वो मतलब जो वस्तु है उसने कुछ स्थान तो ग्रहण किया होगा, मतलब कुछ स्थान जगह कवर की होगी, तो यह दूरी हो जाएगी, ठीक है। दूरी को d से डिनोट करेंगे। तो अब आप इतना समझ गए कि कोई वस्तु m द्रव्यमान की है, v वेग से चल रही है, तो उस पर अवरोधी F बल आरोपित करने से मंदन a उत्पन्न हो जाता है, और वह वस्तु कब रुकती है, जब वह d दूरी तय कर लेती है, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अब हम देखते हैं कि वस्तु द्वारा विराम अवस्था में आने तक किया गया कार्य क्या होता है। तो हमने पढ़ा है कि कार्य बराबर क्या होता है पिछली ही क्लास में, वर्क बराबर क्या होता है हमारा, तो बल और बल की दिशा में विस्थापन। तो हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है, तो आप सारी क्लासें देखें, ठीक। तो इतना समझ आ गया कि जो कार्य आया मतलब दूरी तय करके रुक जाती है, तो क्या हुआ कि वस्तु जब विराम अवस्था में आती है तो उसने कुछ ना कुछ कार्य किया होगा, और कार्य बराबर हो जाता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। विस्थापन को हम d से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बल बराबर आपका ए हो गया W, मतलब कार्य बराबर बल को फोर्स कहते हैं, मतलब F इंटू डी, ठीक है। ये सूत्र निकल करके आ जाता है। अब हम देखते हैं न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, जिसे संवेग का नियम कहते हैं, और आपका संवेग क्या कहलाता है, तो कोई m द्रव्यमान की वस्तु जिस वेग से गति करती है, तो उस दूरी को, मतलब द्रव्यमान और उसका क्या बोलते हैं उसको, मतलब आपका जो संवेग का नियम होता है वो होता है F बराबर m इंटू ए, ठीक है। क्या होता है, m इंटू ए होता है, ठीक है। तो अब हमने अभी देखा कि कार्य क्या आया, F इंटू डी आया, ठीक है, और ये हमारा संवेग का नियम होता है F बराबर m ई। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं किसमें, इस सूत्र में। समीकरण 1 इसको दे देंगे और इसको समीकरण 2 दे देंगे। तो समीकरण 2 से F का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो W बराबर हो जाएगा F के स्थान पर यहाँ क्या आ जाता है, m इंटू ए, और D हमारा पहले से दिया गया है, ठीक है, m a इंटू डी। अब तृतीय नियम लगाते हैं गति का, तो वो क्या होता है, v² बराबर होता है u² बराबर 2as, क्या होता है 2as। अब इसमें मान रखते हैं, तो यहाँ पर हम इसका क्या कर देते हैं, पक्षांतरण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर बराबर हो जाता है, आपको बता दें 0 स्क्वायर हो जाएगा v² प्लस 2 माइनस a इंटू डी, फिर यहाँ पर माइनस 2ad हो जाएगा बराबर माइनस v का स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं ad बराबर 1/2 v का स्क्वायर, ठीक है। अब समीकरण 2 में ad का मान रख देंगे, तो ad का मान रखेंगे तो आपका हो जाएगा कार्य बराबर m 1/2। यहाँ आपको समझ तो कुछ आ नहीं रहा होगा, ये हमें पता है, तो इस कारण से ये जो सूत्र है वो निकल करके आ जाता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², ठीक है। तो आपको इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रखनी, आपसे कोई ये सॉल्व करने के लिए नहीं कहेगा, बस आपको याद रखना है काइनेटिक एनर्जी का सूत्र 1/2 mv²। बस आपको एक बेसिक सा आइडिया दे दिया कि ये निकाला कैसे जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, अर्थात किसी वस्तु का द्रव्यमान, यहाँ द्रव्यमान की बात की है, ठीक है, दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कैसी होती है, तो दोगुनी हो जाएगी, और द्रव्यमान आधा करने पर गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। मतलब जितना द्रव्यमान बढ़ाएंगे उतना ही गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और घटेगी। लेकिन वस्तु का यदि वेग 2 गुना कर दें तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, और वेग आधा कर दें तो वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/4 गुनी हो जाएगी। अब इससे एक क्वेश्चन निकल करके आता है, जैसे आपसे कह दिया
1 मिनट रुकेंगे आप कि कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे इतना समझ में आया क्या आपको कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा दोगुनी होगी, द्रव्यमान आधा करेंगे तो गतिज ऊर्जा आधी, लेकिन यदि वेग दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। तो इस पर एक क्वेश्चन बनता है, जैसे आपसे कह दिया कि एक वायुयान का वेग, एक वायुयान है उसका वेग उसका वेग यदि कह दें एक वायुयान का वेग अगर दोगुना कर दिया जाए, कितना, 2 गुना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो वेग की बात की है, तो यदि वायुयान का वेग दोगुना कर रहे हैं तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से यदि कह दें कि एक वायुयान का वेग यदि आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो गतिज ऊर्जा 1/4 गुनी होगी, ठीक है। तो ये याद रखना है। यदि कह दें कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाता है तो बताइए वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो वो 2 गुनी ही रहेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, याद रखेंगे। अब हम देखते हैं संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। तो वो अभी हमने आपको बताया कि वस्तु का द्रव्यमान m और वेग v से वह गति करता है तो वस्तु का संवेग क्या हो जाता है, इसे p से डिनोट करते हैं m × v, मतलब द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। अब इसी को हम कैसा लिख सकते हैं, तो v बराबर p/m लिख सकते हैं, ये समीकरण 1 हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है हमारी, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। अब यहाँ पर समीकरण 1 से जो v का मान है p/m वो इसमें रख देंगे, तो मान रखने पर क्या आ जाएगा, k बराबर 1/2 रहेगा, m और v की जगह पर क्या आ जाएगा आपका, तो a p/m आ जाएगा, p/m और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो निकल करके क्या आ जाता है, p²/2m, ठीक है। ये होता है आपकी गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। और यहाँ पर फिर हम इसको लिख सकते हैं k बराबर p²/2m, ये है आपका। यदि ये सूत्र दे दें और आपसे पूछ ले कि ये संबंध प्रदर्शित करता है तो संवेग और आपके गतिज ऊर्जा में। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी वस्तु में, अब याद रखिए, किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति और विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं और इसे P × E या केवल V के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाती है, किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति या अथवा विकृत अवस्था के कारण। मान के चलिए कोई वस्तु है और उसकी कोई विशेष स्थिति है या स्थिति नहीं है, तो उसमें यदि हम कोई फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी अवस्था से दूसरी अवस्था में विकृत हो जाती है, बदल जाती है, तो यही कहलाती है स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पर हम आपको अपनी भाषा में बता दें कि वास्तव में किसी वस्तु को उसकी सामान्य स्थिति से विशेष स्थिति तक ले जाने में या उसे विकृत करने में जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। जैसे आपसे कह दें कि एक घड़ी है, क्या है, एक घड़ी है और घड़ी जो है अपनी कैसी स्थिति में है, सामान्य स्थिति में है, लेकिन हम इसे विशेष स्थिति में ले जाना चाहते हैं तो इसमें हम जो ऊर्जा लगाते हैं वो क्या कहलाती है, आपकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब जो स्थितिज ऊर्जा है कई रूपों में संचित हो सकती है, जैसे गुरुत्वीय स्थितिज के रूप में, विद्युतीय ऊर्जा के रूप में, प्रत्यास्थ ऊर्जा के रूप में, रासायनिक विद्युत के रूप में, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में ये संचित हो सकती है। अब इनके जो एग्जाम्पल यहाँ लिए हैं, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, आता ही है यहाँ से, ठीक है। पिछली बार पूछ लिया था कि जो स्प्रिंग होते हैं उनमें जो ऊर्जा संचित होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है। ऑप्शन दिया था गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर आपकी सौर ऊर्जा, तो वो होती है स्थितिज ऊर्जा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, जैसे कह दें आपसे कि बांधों में एकत्रित जल में पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर होने के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है। इसका उपयोग टरबाइन को चलाकर, तो बांध से संबंधित कोई भी उदाहरण दे दें आपको। अब यहाँ केवल बांध नहीं होगा, अन्य चीज़ें जो आपकी होती हैं, जैसे बांध कह दिया, नहर कह दी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं इसमें आपकी स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। नेक्स्ट विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित करते हैं, अतः आवेशों के निकाय में भी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो कभी भी आपसे आवेश की बात करता है तो याद रखना है, ये आप रट लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है घड़ी में चाबी भरने पर उसके स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और ये घड़ी की सुइयों को चलाती है। तो मतलब घड़ी में हमने चाबी भरी और उसका जो स्प्रिंग होता है उसमें कौन सी ऊर्जा संचित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा। तो घड़ी वाला एग्जाम्पल आ जाए तो आपको स्थितिज ऊर्जा लगाना है। नेक्स्ट है
गुलेल से कंकड़ छोड़ने से पहले रबर की पट्टी को हम पीछे की तरफ खींचते हैं, जिससे उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, फलस्वरूप कंकड़ अधिक वेग से छूट करके और जहां हम निशाना लगाते हैं उस पर वार करता है। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के ईंधनों, जैसे पेट्रोल हो गया, LPG हो गया, कोयला, लकड़ी इत्यादि, इन सभी में जो है स्थितिज ऊर्जा होती है और यह जब जलती है तो जो आपकी ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है। गुरुत्वीय मतलब हम पृथ्वी की सतह पर स्थित हैं तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती होगी। तो ये क्या होती है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर रहने के कारण किसी वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसे उसकी गुरुत्वीय ऊर्जा, और गुरुत्वीय ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, जहाँ m द्रव्यमान है, g आपका गुरुत्वीय त्वरण है और h आपकी ऊंचाई है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो आपने पढ़ा है कि जो ऊर्जा होती है उसको ना तो उत्पन्न किया जाता है ना ही उसका विनाश होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, जैसे आपसे कह दिया डायनेमो जो होते हैं ये ऊर्जा का किस रूप में रूपांतरण करते हैं। तो ऊर्जा ना तो बनती है, मतलब ना ही निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल देते हैं उसको। और जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तो उतनी ऊर्जा अन्य रूप में प्रकट, जैसे हमने यहाँ से एक ऊर्जा को पूरा खत्म कर दिया तो ये पूरी ऊर्जा जो है वो दूसरे रूप में प्रकट हो जाती है, खत्म नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं ऊर्जा का रूपांतरण। ये जितने भी यहाँ पर हमने ऊर्जा रूपांतरण के उदाहरण लिए हैं सब आपको याद रखने हैं। जैसे यहाँ दिया है सौर सेल, तो जो सौर सेल होती है ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। तो इसका जो सौर सेल है तो इसमें मुख्य रूप से कौन सी ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा, लेकिन ये किस में बदल देती है, जल करके विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है डायनेमो। डायनेमो जो होता है और विद्युत मोटर, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनेमो जो है आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और विद्युत मोटर आपकी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन में ध्वनि आती है, मतलब ध्वनि ऊर्जा होती है, तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। लाउड स्पीकर आपका विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को एक यंत्र है ध्वनि ऊर्जा में। बल्ब, ट्यूबलाइट, हीटर का जलना विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में चेंज करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। कोयले का जलना तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है आपका विद्युत सेल, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है इंजन जो होता है वो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत सेल, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो इतने एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं ऊर्जा परिवर्तन के, कि कौन सा जो पदार्थ है या कौन सा आपकी जो वस्तु है वो किस ऊर्जा को किस में चेंज कर देती है। ठीक है, अब आपकी जो गतिज ऊर्जा है और आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक हल्की वस्तु है, मतलब एक हल्की वस्तु है और एक भारी वस्तु है, इन दोनों की गतिज ऊर्जा क्या है, समान है। मतलब एक छोटी और एक बहुत भारी वस्तु है तो इनमें जो गतिज ऊर्जा है वो कैसी है, समान है। तो आपसे पूछ लेगा कि इनमें किसका संवेग अधिक होगा, तो इसे हम निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकाला जाता है, तो सूत्र आपको बताया था, क्या होता है, P बराबर 2m के होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है गतिज ऊर्जा का, या इसी को हमने किसके रूप में लिखा था, 1/2 करके लिखा था। ठीक है, तो ये हम जब सूत्र लिखते हैं P बराबर √2m के, ठीक है, तो P अनुक्रमानुपाती होता है m के, ये हमने पढ़ा था। तो जब a हट जाता है तो यहाँ p² आ जाएगा और अनुक्रमानुपाती m हो जाएगा। फिर इसका मान रख देते हैं p1² p2 m1 m2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि जब दो, एक हल्की और एक भारी वस्तु होती है और जब उनमें गतिज ऊर्जा समान होती है तो किसका संवेग अधिक होता है, तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है देख लेते हैं। नेक्स्ट आपकी स्थितिज ऊर्जा से बनता है, जैसे कह देंगे आपसे कि कार में बैठने की गद्दियों में स्प्रिंग लगाई जाती है, क्यों। तो आ गया ना स्प्रिंग का, जो कार होती है आपकी या जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें बैठने की गद्दियों में क्या लगती है, स्प्रिंग क्यों लगाई जाती है, तो वो उसका कारण है स्थितिज ऊर्जा। कैसी, तो जब कार किसी ऊंचे नीचे मार्ग पर गमन करती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में बदलाव होता है और ऊर्जा में यह वृद्धि या कमी कार में लगा हुआ स्प्रिंग ग्रहण कर लेता है और हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होता, या जो होता भी है तो बिल्कुल ही कम होता है। ठीक है, तो स्प्रिंग वाला उदाहरण दें आपको तो आपको क्या लगा देना है, बिल्कुल स्थितिज ऊर्जा। ठीक है,
तो इस तरीके से और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो जब हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे मापन वाले टॉपिक के, वहाँ पर सारे कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक सिलेबस में दिया गया होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लें, और आपको क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और यदि सेशन पसंद आते हैं तो शेयर लाइक भी कर दिया कीजिए। थैंक यू।